प्यारे पाकिस्तान, अगर हम बात करें आजकल शुगर की बीमारी जिसको हम बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आम हो गई है। अगर देखा जाए तो हर इंसान मतलब 2 से 3 बंदे आपकी अपनी फैमिली में, आपके अपने सर्कल में अगर हम देखें तो वो डायबिटिक होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत बाद में जाकर पता चलता है उनको कि जनाब बहुत ज़्यादा जब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपका ज़ख़म हील नहीं हो रहा, या और कोई जो है वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जब आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि ये तो इतनी पुरानी आपकी शुगर थी। ये तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि कहा जाता है अच्छा इतनी पुरानी शुगर थी लेकिन पता नहीं चला, बीच में हमें तो पता ही नहीं चला। वो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बीच में। उसके अलावा जब अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हर 30 सेकंड में एक पाँव कट रहा होता है शुगर पेशेंट का, क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, और उसके बाद वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि ये किसी तरह से आप हमारा पाँव बचा लें, ये कट ना जाए। तो ऐसी कौन से प्रिकॉशंस है जो कि लेनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस, इन लोगों को एजुकेट किस तरह किया जा सकता है, इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तौकीर अहमद मलिक ने, जो कि कंसल्टेंट डायबिटिक हैं फुट एंड वाउंड केयर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी। सुबह सुबह आना मुश्किल तो नहीं था? नहीं इट्स ओके। डॉक्टर्स के पास कहते हैं हर चीज़ का मसले का हल होता है, हर बीमारी का। सुबह ना उठना भी मुझे लगता है एक बीमारी ही है। सुबह ना उठना बीमारी है। बिल्कुल, ना उठना बीमारी है। नहीं उठेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लग भी जाती हैं इंसान को। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आज के टॉपिक की हम बात करें, जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में भी बात की कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कि क्या उनको शुगर थी भी, है भी, फिर पता चलता है जी इतनी पुरानी शुगर थी। क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि एक इंसान अगर डायबिटिक है तो ऐसी कौन से सिम्टम्स उसकी हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं? अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि डायबिटीज़ की या शुगर की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 वो होती है जो बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक होती है, वो सिर्फ इंसुलिन के अलावा कंट्रोल नहीं होते। ठीक है। दूसरी होती है टाइप 2 जो इंसुलिन और शुगर गोलियों से उसकी कंट्रोल होती हैं। ये 30 साल के बाद ऑनवर्ड होती है, इसको टाइप 2 कहते हैं। ठीक है। तीसरी वो होती है जो हमल के दौरान होती है। इसके सिम्टम्स, आप अलामात पूछी हैं, तो इसमें ये होता है कि चूँकि शुगर ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो यूरिन ज़्यादा आता है, छोटा पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता है। ये बेसिकली चीज़ें हैं। ये क्यों होती है, इसके पीछे एक बहुत लंबी एक लिस्ट होती है। तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पेनक्रियाज के कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो इसको पेनक्रियाज को ख़राब कर देती हैं। फैमिली के भी इश्यूज़ होते हैं, अल्कोहल होती है, स्मोकिंग होती है, टेंशन होती है, परेशानी होती हैं, स्ट्रेस अगर एकदम अचानक आ जाए तो पेनक्रियाज अपना जवाब दे देता है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा होती है। जब शुगर ज़्यादा होने लग जाती है तो उससे क्या होता है कि बंदे को प्यास लगती है, जो मैंने बातें बताई हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर ये सिम्टम आने शुरू हो जाएं तो फ़ौरन आप अपना चेकअप करें। अमूमन क्योंकि अगर देखा जाए तो कहा जा रहा था अच्छा आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको हो सकता है, फैमिली में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि इनहेरिटेड होती है या आपकी जीन्स में बीमारी होती है। अमूमन लोग ये कर रहे होते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि जो सिम्टम्स एक्चुअली लोगों को आ रहे होते हैं उनको इग्नोर भी किया जा रहा होता है। जी, इग्नोर किया हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है, मैं चाहूँगी कि हम उस पर बात करें। आज जो मेन हमारा टॉपिक है कि आप मुझे बता भी रहे थे, अभी हम ब्रेक में हमारी बात चल रही थी कि लोग जब आते हैं आपके पास, ज़ख़म क्योंकि उनका इतना ज़्यादा उस टाइम पे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जब कोई दूसरा डॉक्टर उन्हें या कहीं से उनको कहा जा रहा होता है कि आप अब ये पाँव आपका कट जाएगा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो फिर वो आपके पास आ रहे होते हैं। अवेयरनेस नहीं है जनरल। इस बारे में थोड़ा बताएं हमें। अब इस बारे में ये है कि ज़ख़म बनते क्यों हैं। ठीक है। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, सर से लेके पाँव तक। पाँव में स्पेशली 3-4 चेंजेस हो जाती हैं, तब्दीलियाँ हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो महसूस करने वाली रगें दी हैं, नर्व्स दी हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं।
उससे क्या होता है कि कुछ मरीज़ों के पाँव जलते हैं, कुछ के सुन्न होते हैं, कुछ के दर्द करते हैं, कुछ को ऐसे लगता है जैसे चूंटियाँ चल रही हैं, कुछ को ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, कुछ मरीज़ों के पाँव से जूता उतर जाता है, पता नहीं चलता। अच्छा। जब ये चीज़ हो तो उससे क्या होता है कि जब बंदे को, पेशेंट को एहसास ही नहीं है कि उसके पाँव के साथ क्या हो रहा है, तो वो फिर रिस्क पे आ जाते हैं। और यहीं से होता है कि सर्दियों में मरीज़ हीटर के सामने रख लेते हैं या गर्म पानी में डुबो लेते हैं या तंग जूता पहन लेते हैं, तो जूता काटता है तो पता नहीं चलता। ठीक हो गया। तो नर्व्स का जो प्रॉब्लम है, आसाब का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो तकरीबन 60% तक मरीज़ों को होता है। सही हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है जो पसीने वाले गदूद अल्लाह ताला ने दिए हैं जो जिल्द को नरम रखते हैं, स्पेशली पाँव में, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे स्किन जो है ना ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाती है, खुश्क होती है, खुश्क होकर फटती है। फटने से क्या होता है कि वो क्रैक पड़ते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है, हो जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला ने जो इसको हिलाने वाले रस्से सिस्टम रखा है पाँव की उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को, उनका बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। नीचे वाला हिस्सा नीचे खींचता है, ऊपर वाला ऊपर खींचता है। उससे क्या होता है कि उंगलियां अमूमन नीचे आना शुरू हो जाती हैं, अंगूठा पाँव का ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो वज़न जो है उंगलियों के सिरों पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से, जिस तरह बात हो रही थी हमारी, कि वो थिक होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। जब वो सख्त होती हैं, सख्त होकर फटती हैं, फटने से ज़ख़म बन जाते हैं। एंड स्टेज पे क्या होता है कि उंगलियां हथौड़ी की तरह हो जाती हैं, तो पाँव रिस्क पे आना शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़ ये होती है जो खून की गर्दिश है वो शुगर के साथ साथ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के पाँव को एक रिस्क पे डाल देती हैं और छोटी सी गलती से ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है। और अगर हम फुट की बात करें तो तकरीबन जिस तरह आपने शुरू में बताया है कि दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद एक टांग कट रही है शुगर की वजह से। ठीक है। पाकिस्तान में कोई ख़ास स्टडीज़ नहीं है, लेकिन जो कहा गया है कि 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में टांगें कट रही हैं शुगर की वजह से। 1 लाख से ज़्यादा। और खुशकिस्मती से ये बच सकती हैं। हम इनको बचा सकते हैं, काटने से बचा सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम अर्ली या जल्दी इसको पकड़ें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब पेशेंट्स क्योंकि आपके पास आते भी होंगे, आप प्रैक्टिस भी करते हैं क्लिनिक, तो वहाँ पर ऐसे आते पेशेंट्स के किसी और डॉक्टर ने अगर कह दिया हो कि आप इसके अलावा कोई हल नहीं है, या खुद भी पेशेंट को पता चलता है कि अब बस पाँव को काट ही देना है, तो क्या इस स्टेज पे जो एक्सट्रीम होती है, लास्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं, उस पे क्या बच सकता है पाँव? ऐसे कोई केसेस आपने डील किए हैं? जी जी, काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ही यही है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सबसे एंड स्टेज पे आते हैं जब पाँव कटने वाला होता है। बाहर से आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं, तो उनको ये कह दिया जाता है कि आपका पाँव कटेगा। अब उसमें क्या है कि अगर जो चीज़ ख़राब हो चुकी है वो तो कटनी है, अगर उंगलियां ख़राब हैं तो उसको निकालना चाहिए। अब मेरा ये है कि जितना बच सकता है उसको बचाने की कोशिश करें। अगर मरीज़ की एड़ी ही बच सकती है, हील जो है, तो वो भी मरीज़ के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि उस पर वो खड़ा हो सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, स्पेशल जूते पहन कर अपने सारे काम कर सकता है। कितने % चांसेस होते हैं कि इस स्टेज पे बच सके? क्या प्रोसेस होता है इसमें? एक परसेंटेज तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें 3 मेजर फैक्टर होते हैं बचाने के लिए। वो क्या हैं? इसमें रोल होता है एक पेशेंट का, एक रोल होता है उसकी फैमिली का, एक रोल होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, जिसमें डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, और जो मरीज़ को एडवाइस देते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर में आ जाते हैं। इसमें यह है कि मरीज़ की क्या ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो बचाना चाहता है उसकी भी ज़िम्मेदारी है, उसके रिश्तेदार की भी ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर की भी ज़िम्मेदारी है। तो मरीज़ की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है कि वो शुगर को कंट्रोल करे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो कंट्रोल नहीं करता तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। दूसरा ये है कि वो अपनी खुराक को अच्छा रखे, जितनी अच्छी खुराक होगी उसकी उतनी अच्छी वो उसकी हीलिंग होगी। नंबर 3, एहतियात करें, ज़्यादा ना चले, वक्त पे दवाई ले, वक्त पे पट्टी करे, वक्त पे अपनी खुराक ले, और जब भी अपने वॉशरूम में जाए तो वहाँ पे ये कोशिश करे कि उस पर और चीज़ें ना ख़राब करे। रिलेटिव की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो रिलेटिव उसको वक्त पे खाना दें, वक्त पे दवाई दें, उसकी हिम्मत बंधा के रखें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है कि किसी की टांग कट रही है। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर उसके रिलेटिव उसको वक्त पे फॉलो अप कराएं। डॉक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है कि उसको पता होना चाहिए कि ज़ख़म पे क्या चीज़ किस वक्त पे हमने उसको
हील करने के लिए डील लगानी करना है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ, मरीज़ अपनी निभाए और रिलेटिव अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअल रीज़न क्या होती है कि आम इंसान है, उसका ज़ख्म जो है वो अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो हील हो जाएगा, लेकिन जो एक डायबिटिक पेशेंट है अगर कोई चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि वही ज़ख्म सालों सालों भी ठीक नहीं हो रहे होते और वही ख़राब हो जाते हैं और एंड स्टेज ये आ रही होती है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि हाथ या पाँव या जिस्म का वो हिस्सा जो है उसको रिमूव करना पड़ जाता है। अब सबसे पहले वजह तो शुरू में मैंने बताई है कि जो महसूस करने वाला सिस्टम है वो ख़राब है। ठीक है। अब मरीज़ एक चल रहा है, चलते चलते उसको कील चुभा, उसको पता नहीं चला। तो 2-3 दिन तो इसमें गुजर जाते हैं ना कि उसको पता ही नहीं चला। जब उस वक्त पता चलता है जब उसके पाँव फूल जाता है या पीप आने लग जाती है। सही है। तो मतलब अगर ये हो कि बिल्कुल स्टार्ट से अगर छोटा सा भी ज़ख्म है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करें ताकि शुरू से ही उसको हील करने के लिए डॉक्टर उसको डील कर सके। अदरवाइज़ ये होता है कि खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं आपको यहाँ करूँगा कि यहाँ सिस्टम क्या है, बाहर भी था वहाँ भी यही तकरीबन सिस्टम था। अव्वल तो पेशेंट को पता नहीं चलता, ठीक है। जब पता चलता है तो उससे क्या होता है कि घर के टोटके इस्तेमाल होते हैं, हल्दी होगी, जो भी होती है चीज़ें, उससे आराम नहीं आता। महल्ले के मौलवी साहब की बारी आती है कि वो अपने चीज़ों से ठीक करने की कोशिश करता है, फिर महल्ले का क्वाइक उसमें अपना हिस्सा डालता है, फिर दूसरे डॉक्टर करते हैं, जीपी करते हैं, एंड पे डॉक्टर के पास आते हैं और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास भी अवेयरनेस नहीं होती कि इसके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि एक स्पेशलिटी बन चुकी है दुनिया में। तो ये मेन रीज़न्स हैं कि अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाती, क्योंकि हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल के उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं कि ज़ख़म में से पीप निकल रही है, उसके अंदर गंद पड़ा हुआ है कि डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं और इतनी जुर्रत नहीं करते कि उसको थोड़ा सा साफ करके उसके पीप तो कम से कम उसके सफाई तो ये सारी प्रिकॉशन से बेसिकली जो हमें स्टार्ट से लेनी होती है। और यही है कि अगर आपका जख्म होता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद जो घरेलू टोटके और बाकी सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे उनकी अपनी ही अहमियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम रमज़ान के हवाले से अगर बात करें कि हमने स्टार्ट में भी कहा कि आम लोगों के लिए भी मेरे ख्याल में चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अचानक डाइट का हम ख्याल नहीं रख पा रहे। तो ये होता है हमें कि अच्छा जी पूरा दिन हम भूखे होंगे तो हमारे जी वेट लॉस हो जाएगा, सेहत बहुत अच्छी होगी, यकीनन होती है, लेकिन जब अफ्तारी में आप बहुत ज़्यादा खाना इस तरह से खाना शुरू कर देते, ऑयली फूड, और वो ख्याल नहीं रखते तो पूरा दिन की कसर पूरी हो जाती है। मैं इसको लिंक करना चाहूँगी क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो जब पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो उनकी क्या डाइट होनी चाहिए सहरी और अफ्तारी में? अब जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है जो शुगर के लिए है, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं रमज़ान एंड डायबिटीज़। मुख्तसरन ये कि जो डायबिटिक हैं, देखें अगर वो रोज़ा रख सकते हैं तो उनको रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं रख सकते तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ लेकिन दीन में रुखसत है, ठीक है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो दवा अगर वो जो इंसुलिन पे हैं वो सहरी और इफ्तार में आ जाती हैं चीज़ें, अगर गोलियों पे हैं तो वो भी सहरी और इफ्तार में आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ किया कि उसने अपनी सहरी से शुरू करते हैं, उसने सहरी खाई, अपनी दवाई ले ली, ठीक है ना। जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि 9-10 बजे उठ के अपनी शुगर वो चेक करें, फिर 2-2:30 बजे फिर चेक करें, इफ्तारी से पहले फिर चेक करें, इफ्तारी करने के बाद फिर 2-3 दफ़ा फिर चेक करें। अब यहाँ पे हमने जो रेड फ्लैग्स हैं वो क्या हैं कि अगर आपकी शुगर 300, 400, 500 पे जाना शुरू हो गई है तो आपको रोज़ा ब्रेक कर देना चाहिए। अगर शुगर आपकी 100 से नीचे जा रही है तो उसमें आपकी रोज़ा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली आपको शुगर चेक करनी चाहिए, ठीक है। खाने में क्या है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, लेकिन ऑयली और तली हुई चीज़ें साफ ज़ाहिर तो आम बंदे के लिए भी नुकसानदेह हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा देर नुकसान होती हैं। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए सहरी और इफ्तार के वक्त, ताकि वो जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब, मीठा कितना खाया जा सकता है? क्योंकि शुगर पेशेंट्स का सबको मीठे की बड़ी क्रेविंग हो रही होती है और अक्सर सवाल हो रहा होता है कि लोग कहते हैं अच्छा जी आपको शुगर है, आप बिल्कुल नहीं खा सकती, क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग कंडीशन में भी होते हैं, तो उस दौरान कितनी
मिकदार देखिए में मैं मीठा तो खाया अपने जा मरीजों को बड़ा फ्रीडम देता हूँ। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ तो आप अच्छे भले डॉक्टर हैं, आप उनकी फेवरेट हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल बनाई है सब आप खाओ। ठीक है। समझदार बंदे हैं, आपको पता है कि ये खाऊंगा तो इससे शुगर बढ़ जाएगी, ये खाऊंगा तो मेरी शुगर ठीक रहेगी। मीठा मैं कहता हूँ चखने की हद तक रखें कि टेस्ट कर लें आप। ठीक है। ठीक है ना, हराम नहीं है, मेरी नज़र में हराम नहीं है। ठीक है ना। शुगर में मतलब उसकी कोई इस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना खाएं। देखिए ना, आप एक मैं मिसाल के तौर पे डायबिटिक हूँ, मेरे सामने सारे घर वाले आम बैठे खा रहे हैं तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप उठो बैठो उनके साथ शेयर करो, पूरे आम की बजाय उसका थोड़ा सा हिस्सा खा लो। ठीक है। ठीक है ना, कोई मिठाई आई है घर में उसको थोड़ी सी चख लो, कोई मीठी चीज़ बनी है उसको थोड़ा सा चख लो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। जो चीज़ खाने वाली है, आप सब्जियां खाएं, दालें खाएं, चिकन खाएं, यखनी पिएं, मछली खाएं, तिक्के कबाब खाएं, सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन उसको तरीके से खाना है। नाश्ता टाइम पे, दोपहर का खाना टाइम पे, रात का खाना टाइम पे। जो मीठी चीज़ें हैं उसको आपने चखने की हद तक रखना। फ्रूट्स, ठीक है, केला मना होता है, अंगूर मना होता है और आम मना होता है, लेकिन बाकी सारे फ्रूट खाए जा सकते हैं और अच्छे तरीके से खाए जा सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब आप मीठा खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चख सकते हैं। चख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने कह रहे कि गलत बात ना चली जाए, पता चले जितने पेशेंट थे वो जी आम, डॉक्टर साहब ने कहा आम खा लें तो बैठ के 2-3 आम एक साथ खा लें। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप मीठा चख सकते हैं ताकि आपका दिल खुश रहे। एग्जैक्टली, आपका दिल खुश रहे। वो कहते हैं ना कि चले कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट। नहीं, यहाँ पे ये भी होता है ना कि मरीज कुछ इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कहते हैं कि ठीक है मैं एक आम खा के 2 गोली ज़्यादा खा लूँगा या 10 यूनिट ज़्यादा इंसुलिन का लगा लूँगा। वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो नहीं होना चाहिए। एक आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलें चीज़ों को तो अल्लाह की सारी नेमतों को एग्जैक्टली, चाहे डायबिटिक है चाहे आप नॉन डायबिटिक है, ये ख्याल जो है वो सबको ही रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था, बहुत डाइवर्स था। अभी तो इन डिटेल हम जितना इसकी मतलब डेप्थ में जा सकते थे तो हम मजीद भी बात कर सकें, डेफिनेटली हम मजीद भी बात करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हैव अ गुड डे।